only a few days are left before the main exam. ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते. मेन स्टिक टू द बेसिक्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं करे तो प्लीज़ गो थ्रू देम वंस. इम्पॉर्टेंट अगर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने शॉर्ट नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रिवाइज करें. उसके अंदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले, फिजिक्स के फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ये सब भी आपको रिवाइज करने चाहिए. केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली मैं फोकस करना चाहूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, बिकॉज वो याद करने का ही टॉपिक है. तो उसमें से पॉलीमर, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो टॉपिक्स हैं उनको प्लीज़ ना छोड़ें. अच्छे से अगर अभी भी आपने छोड़ रखा है तो प्लीज़ उनको पढ़ लीजिए, बिकॉज उनसे एक क्वेश्चन फिक्स होता है. और बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लीजिए. इकोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट के नेम्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए. इसके अलावा एग्ज़ाम डे की कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए कि तो स्लीप प्लीज़ पूरी लें. अगर आप कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ रिमेनिंग है पोर्शन, तो भी कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लें एग्ज़ाम डे से पहले. सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाइए. ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हैं अभी, बट एंड टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगी. सो एग्ज़ाम में रिलैक्स एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके पास. और हो सकता है पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपसे नहीं हो रहे, फिजिक्स के अंदर नहीं हो रहे, तो ट्राई टू यूज़ नेगेटिव अप्रोच टू सॉल्व दैट. कि ये तो इसका ऑप्शन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर. 4 ऑप्शन है तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे जिनका आपको लगेगा कि कोई सेंस ही नहीं है कि आंसर हो सके, तो एलिमिनेट देम. तो आपके पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, तो इससे आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. तो ये भी आप ध्यान में रखें. OMR फिलिंग में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. कॉन्शियसली इस चीज़ का ध्यान रखें. टाइम लिमिट्स का ध्यान रखें. 45 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी कंप्लीट करने की ट्राई करनी है. उसके अलावा जितना जल्दी केमिस्ट्री कर सकें, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ही लेंदी नहीं आती नीट के अंदर. उसके अलावा पूरा टाइम फिजिक्स पे दें. और बेसिकली यही चीज़ें आप ट्राई करें कि एग्ज़ाम डे से 5-6 डेज पहले तक आपका पूरा रिविजन हो जाए एक बार, सो दैट आप ये रहें कि मैंने कोई टॉपिक, सब टॉपिक्स लास्ट मोमेंट आके रिवाइज कर लिए. ये नहीं लगे कि मैंने यार ये टॉपिक बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अब तो याद ही नहीं आएगा. तो सब टॉपिक्स 5, 6, 7 सितंबर तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए. उसके बाद जो टाइम बच रहा है वो आप उन टॉपिक्स को दें जो आपके वीक हैं. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर से लॉजिक गीटा क्वेश्चन आना है तो आना ही है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए वो टॉपिक्स. तो इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं. While attempting the paper, few things are very very important according to me. अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या मेजर गलतियाँ होती हैं. फिर भी मैं एक बार थोड़ी सी उसके ऊपर और फोकस करके बता देता हूँ. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में लिखा होगा which of the following is incorrect, which of the following is not true. तो ये इनकरेक्ट, नॉट, इन सब पे अच्छे से ध्यान देना. आप क्वेश्चन करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर. पहला ऑप्शन होगा 0.01 मीटर, आप पहले को टिक कर देंगे तो आपका वहीं पे गलत हो गया. तो आपको और ऑप्शंस भी देखने हैं. आपका आंसर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली. तो आपने पोटैटो पढ़ा, आपने पोटैटो आंसर कर दिया. आपने पढ़ा ही नहीं कि वहाँ पे एक और ब्रिंजल भी लिखा ऑप्शन में, तो बोथ 1 and 2 का भी ऑप्शन है, 4th ऑप्शन. तो आपको ऑप्शन अच्छे से रीड करने कहने का मतलब, क्वेश्चन में नॉट ट्रू ये जो लिखा है इस पर ध्यान देना है. इसी तरह का मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था इस बार, जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसके बाद फिर से ऑप्शन थे 4 स्टेटमेंट के लिए. तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, इसका ध्यान रखना है. OMR फिलिंग में गलती नहीं करनी. OMR की आपने अभी तक जो स्ट्रैटेजी बना रखी है फिलिंग की अपनी, अगर आप साथ में भरते हैं, पूरा पेपर कंप्लीट होने में भरते हैं, तो उसको एक बार फिर से रीइंफोर्स करके देख लीजिए एक बार, एक पेपर अटेम्प्ट करके कि वो ठीक है ना, और फिर फाइनली कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसी से अटेम्प्ट करना है. टाइम का ध्यान रखना है. ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पेपर कर लिया और OMR आपकी बची हुई है. इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. टाइम पे पहुंचना है पेपर के टाइम पे, और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना. ध्यान रखना कि इंक ना स्पिल हो जाए पेपर OMR के ऊपर. आप लिख रहे हैं और आपने उसी टाइम उसके ऊपर हाथ लगा दिया और आपकी पूरी OMR खराब हो गई. ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम डे पे. और तो बहुत क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, बट और बहुत बड़े लेंथी से क्वेश्चन दे रखे होंगे 5-6 लाइन के, आपको लगेगा यार ये तो मेरे से होना ही नहीं है. बट जब आप उसको रीड करेंगे और इसके ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सबसे ईजी क्वेश्चन था. तो कभी क्वेश्चन को देख के, इसका लेंथ को देख के ऐसा मत सोचना कि ये मेरे से नहीं होगा. गिव इट अ ट्राई और फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. नेगेटिव मार्किंग पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें. अगर आपको पता है कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट देम, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर मैनी अदर क्वेश्चंस कि आप और ज़्यादा तुक्के मारते रहें. सो बी केयरफुल अबाउट इट.
फिज़िक्स के अंदर स्पेशली मेरी फिज़िक्स काफ़ी वीक थी, तो मैं एक ही क्वेश्चन 50 बार, लिटरली 50 बार पूछता था सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि मेरे से तो नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, हेजिटेशन नहीं होती है, कितनी बार भी पूछ सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे लोगों से मतलब अपने क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लग रहा है कि आपसे बेटर है स्टडीज़ में और आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है, तो प्लीज़ विदाउट एनी ईगो गो टू हिम, आस्क योर क्वेश्चन एंड दैट्स इट। मतलब आप जैसे जैसे अपने जहाँ से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं वहाँ से क्लियर करें, टीचर से कर सकते हैं टीचर से करें। डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते थे मैं उसको काफ़ी अटेंड करता था कोचिंग के अंदर, वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो डाउट्स क्लियरिंग के लिए काफ़ी बार मैंने गूगल इंटरनेट पे भी रेफ़र किया था, वो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सोर्स है गूगल इंटरनेट पे। बस जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो इतना ध्यान रखें कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। जैसे आज भी मैं अगर बहुत बार होता है कि मैं कुछ ढूंढने कुछ और गया था और मैं आधे घंटे बाद कुछ और ही पढ़ के वापस आ जाता हूँ, फिर आई थिंक कि मुझे करना क्या था फाइनली। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसे सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी, तो उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहें मतलब उस टाइम पे। और तो फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सबसे डाउट क्लियर करने का ध्यान रखें। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से आप जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि गिव मोर एंड मोर टेस्ट, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करें। चाहे टेस्ट नहीं भी दे रहे हो घर पे, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं अगर आपको बायोलॉजी में, तो टाइमर लगाएं 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, पेपर लें, सीधा डोंट चेक आंसर साइमल्टेनियसली आफ्टर डूइंग अ क्वेश्चन। उससे क्या होता है, स्पीड भी कम हो जाती है और आप ऑनेस्टली नहीं रह पाते। सो जैसे 60 क्वेश्चन करने हैं, टेक अ पेपर, फर्स्ट आंसर A2 का भी लिख लिया एक टाइम लिमिट के अंदर और फिर चेक कर लिया, तो उससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। बिकॉज जब आप एक क्वेश्चन करते हैं देन आंसर देखते हैं तो आप क्या करते हैं, खुद को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं बहुत बार कि हाँ मैंने सोचा तो यही था, गलती से ये कर दिया, सोचा तो मैंने यही था, यही करूँगा, तो उसमें आप बहुत बार खुद को बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो एक शीट लें, उस पर अपने आंसर लिखिए, फिर फाइनली एक साथ मैच करें, जैसे पेपर के टाइम पे करते हैं। टाइमर लगाएं, नॉर्मल क्वेश्चन से तो भी टाइमर लगाए करें। टाइम बाउंड स्टडी तो आप वैसे भी बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपके सेटिंग आवर्स अच्छी नहीं है, आप नहीं बैठ पाते, तो आप एक टॉपिक ले लीजिए कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं इसी के बाद उठूँगा, टाइमर लगा लीजिए, तो उससे ये भी हो जाएगा कि मैं इतनी देर पढ़ लिया, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले मुझे इतने टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, तो इन सब के लिए घर पे बैठ के पेपर्स देने ज़रूरी हैं कि घर पे ट्राई करें कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, मेरे को पहले बायोलॉजी करनी चाहिए, फिजिक्स करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए। ये सब आपको खुद को समझ में आएगा, सबके लिए अपना अपना होता है, कैसे OMR भरनी है, इन सब का भी आपका खुद का एक्सपीरियंस होएगा। तो पेपर सॉल्विंग इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज दिस। After preparing for NEET in class 11th itself, I went to the Jaipur branch of Allen Career Institute. Thereafter, I just followed what was being given to me by the coaching. I gave the mock test, I solved the coaching modules, और NCERT में मेरा काफ़ी फोकस था। 11th में तो मैंने ये गलती करी कि मैंने सिर्फ बायोलॉजी की NCERT पे फोकस किया, लेकिन बिकॉज केमिस्ट्री और फिजिक्स की NCERT काफ़ी बोरिंग लगती थी इनिशियली, तो वो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, बट धीरे धीरे समझ में आया कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट ऑल्सो एंड फॉर एम्स ऑल्सो। और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे मेरा स्कोर बढ़ने लगा, 600 से ऊपर मेरा स्कोर जब मेंटेन होने लगा, 600 650 तक जब मैं टच किया, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा बुक्स लगानी भी स्टार्ट करी। फॉर बायोलॉजी मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं लगाई, इनिशियली MTG फिंगर टिप्स जो होती है NCERT बेस्ड, वही सॉल्व करी थी, अदर देन मॉड्यूल्स पे मेरा काफ़ी फोकस था फॉर एवरी सब्जेक्ट, मॉड्यूल्स, नोट्स, कोचिंग के नोट्स, एंड द एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दैट वाज बीइंग गिवन टू मी इन द SRG classes. SRG classes is a special class held for students who are scoring well above average level. तो वहाँ पे भी काफ़ी टेस्ट होते थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई मेरे को। वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं कभी कभी, बट उससे माइंड काफ़ी ज़्यादा ओपन हुआ और नए क्वेश्चंस करने की, कम टाइम में करने की काफ़ी अच्छी हैबिट बन गई थी। केमिस्ट्री में आई डिडंट सॉल्व एनी अदर बुक, बस कोचिंग मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो वर अ बिग सोर्स फॉर मी। NEET, previous year questions of NEET, I did the previous year questions for last 30 years, but it is not necessary. I realized it later because syllabus has changed quite a lot. So आप 10 years की question, last 15 years के question भी अगर करते हैं तो बहुत आपको अच्छे से आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। I also did the previous year questions of JEE Mains, previously called AIEEE,
काफ़ी सिमिलर है टू द रीड पैटर्न, और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने सॉल्व किए थे। वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसमें से। और आई ऑल्सो सॉल्व द एडवांस क्वेश्चंस फॉर गेटिंग अ डीपर इंसाइट सब्जेक्ट की, बट ज़्यादा नहीं किए थे। 1990s के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, तो वो भी रिपीट हो चुके थे नीट में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। इसके अलावा मैंने जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे उसको काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया था, बिकॉज आपको जो पढ़ाया जाता है वो तो पूरा कंटेंट होता है, जो भी आपको उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आपको अपने लिए बाद में सिलेक्ट करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। सो धीरे धीरे टेस्ट देते वक्त मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि मेरे को कहाँ पे किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। सो NCERTs में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस लगती थी मेरे को, जो मैं भूलता था, वो मैंने सारी की सारी लाइंस कॉपी में लिख ली थी मेरी। आप यही चीज़ वैसे भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स की लाइन आप NCERT में लिख लें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं जो क्वेश्चंस गलत करता था बार बार, उन सबको ही मैंने कॉपी में लिखा था। एक मेरी स्पेशल कॉपी थी, फिजिक्स के लिए बनाई थी मैंने स्पेशली। उसके अंदर मैंने जो भी टफ क्वेश्चंस थे या फिर जो भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे को आए नहीं थे या फिर कंसेप्ट बिल्डर थे, वो मैंने एक कॉपी में लिख लिए थे खुद से। वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल रहे बाद में, क्योंकि जब एंड टाइम पे आपको जब पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा मैंने एंड में आके फॉर इन द लास्ट 1 month बिफोर नीट आई ऑल्सो जॉइंड आकाश फॉर अ फ्यू मॉक टेस्ट। वहाँ पे मैंने अराउंड 25 मॉक टेस्ट दिए, वो भी मेरे काफ़ी NCERT के कंसेप्ट्स को बिल्डअप बूस्टअप करते रहे। एग्ज़ाम से पहले मैंने वही जो मैंने बताया पहले कि मेरे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो शॉर्ट नोट्स और जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, बस वही रिवाइज किए। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से जस्ट बाहर आया था पेपर देखे, तब तो मेरी एक्सपेक्टेशंस लो थी रिजल्ट से, बिकॉज आई थॉट कि मेरा पेपर काफ़ी बुरा हुआ है। बायोलॉजी में काफ़ी 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रोवर्शियल से थे, और एक क्वेश्चन में मैंने OMR फिलिंग में भी गड़बड़ कर दी। फिजिक्स के अंदर भी मैं 1-2 क्वेश्चन में श्योर नहीं था, लेकिन जब आंसर की आई कोचिंग्स में, जब आंसर की निकाली तो मेरा स्कोर 701 आया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर मैंने जब टीचर्स से बात करी तो दे ऑल्सो मतलब हिंटेड मी कि अच्छा स्कोर है, अच्छी रैंक आ सकती है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा टॉप 100 में तो आ ही जाऊँगा। लेकिन ये था जब मैंने आंसर की से मतलब पेपर दे दिया था, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी। बट जब मैंने इनिशियली कोचिंग ज्वाइन करी थी 11th में, तब तो बस ये लगता था कि ड्रॉप ना करना पड़े, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए। और जब भी कोई मॉडल्स के पीछे जब फ़ोटोज़ देखते थे टॉपर्स की, तो लगता था यार क्या हमारे भी फ़ोटोज़ हों ऐसे, बस यही सब होता था। और अगर कोई बोलता भी था, सर जब बूस्टअप करते थे कि बेटा बहुत अच्छा जा रहे हो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो अंदर से ऐसा लगता था कि सर नहीं, मेरे से तो नहीं होगा ये कॉलेज, तो मेरी रीच के ही बाहर है। बट ग्रेजुअली जब मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा होने लगा कोचिंग में, 650 के ऊपर मेरा आने लगा स्कोर, तब फिर मैं भी एक्सपेक्ट करने लग गया था, मेरी भी ड्रीम्स थोड़ी बढ़ने लग गई कि मैं भी अच्छे कॉलेज में जा सकता हूँ। तब ये चेंज आया कि हाँ मैं अच्छी रैंक ले आऊँगा। स्ट्रेस तो सबको ही आता है, मुझे भी आता था कि कभी कोचिंग में मॉक टेस्ट हुए, उसमें नंबर कम आए। मैं पूरी 11th मेरे को याद है, मेरे टेस्ट के अंदर जो मेरी रैंक थी बैच के अंदर 60 बच्चों में, कंसिस्टेंटली मेरी 4th रैंक आती थी। तो मुझे ऐसे इरिटेशन हो गई थी यार कि 4th से तो ऊपर बढ़ जाऊँ, तो कि स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। कभी कभी लगता था कि मैं भी बहुत पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे। सबके साथ होता है ऐसा। और जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है कि आपने स्ट्रेस कैसे हैंडल किया उस टाइम, तो मेरे पास ऑनेस्टली कोई आंसर होता ही नहीं है इसके लिए। बिकॉज मेरे को अभी भी स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता, पहले भी नहीं आता था, बट आई न्यू हाउ टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो मैं जैसे फ्रेंड से बात कर रहा था, जैसे कोई डाउट पूछा तो उससे बातें करने लग गए कि और ये वो किसी भी चीज़ के बारे में। तो कोचिंग में भी मुझे लगता है कि अपने आप काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है। बिकॉज कोचिंग में मुझे नहीं याद कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा कोचिंग में कब था। मतलब कोचिंग में मैं नॉर्मली मस्ती वाले मूड में ही रहता था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। और अच्छा खाना खा लेता था, बस यही सब, गाने सुन लेता था, रिलैक्स कर लेता था। टाइम वेस्ट सबका होता है, परेशान नहीं होना होता। ऐसा नहीं होता कि मैंने बोल दिया कि मैं 8 आवर्स पढ़ता हूँ, मतलब मैं 8 आवर्स ही पढ़ता हूँ डेली। बहुत बार होता है कि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बहुत बार होता है कि पूरे दिन टेबल पर बैठा रहा बट कुछ गया ही नहीं दिमाग में। तो नॉर्मल है ये सब, सबके साथ होता है। मेरे पास छोटा सा फोन था कीपैड वाला, मैं उसके अंदर भी क्रिकेट के स्कोर देखता रहता था बैठ के।
तो इट्स वेरी नॉर्मल। बस जब तक आपका कोई टारगेट इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको पता है कि मुझे इस टाइम तक ये कंप्लीट करना है, जब तक यू कैन अटेन इट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस बेसिक से जाएं, वापस उसको रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, डाउट पूछें। तो और जैसे जैसे आपका स्कोर एक बार बढ़ने लगेगा ना, उसके बाद आपको खुद को बहुत बेटर फील होगा। काउंसलिंग की बात है, मेरा खुद का कोई खास एक्सपोजर रहा नहीं काउंसलिंग से, बिकॉज नीट के अंदर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे आई न्यू कि मुझे जो कॉलेज चाहिए मैमसी वो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। एम्स के अंदर मेरी रैंक 73 थी, तो वहाँ भी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एम्स दिल्ली थी, उसके बाद आई न्यू कि मुझे मैमसी देना है। तो एम्स के अंदर जनरल में से 50 सीट्स हैं, तो मैंने राउंड 2 के लिए अप्लाई भी नहीं किया। बट कुछ बातें हैं जो विच आई न्यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स की इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई विल लेट यू नो दैट। जैसे कि जो कॉलेज के नाम भरते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में भरने होते हैं। जो आपको कॉलेज चाहिए उसका नाम पहले होता है, और जो आपको लगता है कि मतलब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली कि आपको जो कॉलेज चाहिए इंटरेस्टेड है उसको पहले भरें, उसका दूसरा का नाम बाद में भरें। एक और चीज़ जो इस बार मैंने काफ़ी लोगों से सुनी थी कि कुछ कॉलेज हैं जिनका नाम तो सेम है बट डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कॉलेज Maulana Azad Medical College, but there is one more Maulana Azad Medical College in some other city. So make sure that the district is correct. So far the college experience has been great. मतलब जो भी हम सुनते थे कि आप 2 साल अच्छे से पढ़ लो और फिर आपको बहुत मज़े हो जाएंगे, कॉलेज सब कुछ मज़े है लाइफ में, तो इट इज़ वर्थ इट। सच्ची में बहुत बहुत मज़े हो जाते हैं। सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडीज़। आप हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, डिबेट्स हो, क्विज़ेज हो, एनीथिंग, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, सब के लिए आपके पास मौका है। मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए भी अनलिमिटेड है, आप पढ़ते जाइए। और जो 11th में पढ़ते थे बॉटनी वगैरह, लगता था कि क्यों ही पढ़ रहे हैं अननेसेसरली, तो सच्ची में अब जो क्लिनिकली रेलेवेंट चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, ह्यूमंस पढ़ते हैं, आप कॉकरोच और फ्रॉग नहीं पढ़ते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है स्टडीज़ भी, और मस्ती, ओवरऑल मस्ती का मज़ा काफ़ी ज़्यादा आता है। हॉस्टल लाइफ, बिकॉज मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो बॉयज़ हॉस्टल के तो अलग ही रूल्स होते हैं अपने। लेट नाइट टॉक्स, लेट नाइट कॉफ़ी, मस्ती, बातें, सब कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, और मतलब उनसे भी मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, अलग रहने वाला। सो आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज से जो भी आपको बोला जाता है। आगे भी बहुत फ्यूचर में भी बहुत चीज़ें अलग है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लाइन में कंटिन्यू करना है। आप अपने फील्ड डाइवर्स भी कर सकते हैं और चीज़ों को भी ध्यान दे सकते हैं। यू कैन गो इनटू मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू कैन गो फॉर PG, डिप्लोमा, सब तरह के ऑप्शन हैं आगे। फिर आप अब्रॉड जा सकते हैं। तो एक अच्छे से पढ़ लीजिए बस अभी, उसके बाद बहुत बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है।